हिमालय दिवस पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, प्रदेश के संसाधनों का नहीं होने देंगे दोहन, हिमालय को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। राज्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए अच्छी खबर, बढ़ाई गई पुरस्कार राशि, 10 गुना की गई बढ़ोतरी, विशेष प्रमुख सचिव ने किए आदेश जारी। गणेश महोत्सव समापन में लोहाघाट पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रवासियों को दी गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं, गोवंश को बचाने का दिया संदेश। हल्द्वानी में चोरों ने 1 करोड़ के मोबाइल पर किया हाथ साफ, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज, चोरों की तलाश में दिल्ली रवाना हुई टीम। और नशे पर रोक लगाने के लिए बाजपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश, लोगों को दिया आश्वासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच प्रकरण में सीएम धामी सरकार की तारीफ की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें सही फैसला लिया है। वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया है, इससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूर्व सीएम रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने के फैसले की भी सराहना की है। SSC का मामला है, उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे ख्याल से 34-35 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। बच्चों को विश्वास तब आएगा कि एक तो दोषियों को सजा मिले, वो सरकार कर रही है, गैंगस्टर लगाया है 21 लोगों के ऊपर, बाकी के भी जांच चल रही है, उन पर भी क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई होनी है, तो अब उनकी जांच चल रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, तो हो सकता है औरों पर भी कोई गैंगस्टर जैसी धारा में उन पर कार्रवाई हो, तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSSC भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच प्रकरण में सीएम धामी सरकार की तारीफ की है। साथ ही ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक रेणु बिष्ट और विधायक गोपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित एकल राम कथा में सीएम धामी को एकल हनुमान के स्वरूप से नवाजा गया। वहीं सीएम धामी ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हिमालय दिवस हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ दिवस है, जहाँ हिमालय हमारी पर्यावरण से लेकर तमाम चीज़ों को पूरे देश को उपलब्ध कराने का काम करता है। इस अवसर पर हम सब का कर्तव्य है कि हिमालय को बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। हिमालय अगर बचेगा तो निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड राज्य हिमालय में आता है, उसके साथ साथ अनेकों हिमालयन राज्य हैं, वो पूरे देश को सभी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके माध्यम से उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमेटी, जो हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में, नदियों के पुनर्जीवन में, पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं उन स्रोतों के पुनर्जीवन के बारे में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार उस पर काम करेंगे। और अगले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि सभी हिमालयन राज्यों का हम कोई सम्मेलन उत्तराखंड राज्य के अंदर करें, जिससे कि हिमालयन राज्यों के बारे में और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और सरकार की कोशिश है कि यहां के संसाधनों का दोहन ना हो, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर हिमालय बचेगा तो पृथ्वी बचेगी, सभी स्रोत बचेंगे। हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि हिमालय को बचाने के लिए हमसे जो भी प्रयास हो सकें उन प्रयास को जरूर पूरा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमेटी ने एक पोर्टल को लॉन्च करते हुए अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और कमेटी जनजातीय इलाकों में भी लोगों से सुझाव लेगी। सबकी राय को लेकर ही ये कानून बनाया जाएगा। खिलाड़ियों की धनराशि को दोगुना करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जो खिलाड़ी अलग अलग वर्गों में खेलकर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, सरकार उन्हें मदद करने के साथ ही सम्मानित भी करेगी। उत्तराखंड में एक हिमालयी राज्य के रूप में है और आज बड़ा शुभ दिन है हम लोगों के लिए। हिमालय दिवस है, जहाँ हमारे स्रोत हैं, हमारे संसाधन हैं, तमाम जो हमारी संपदाएं हैं, वो संपदाएं हमारे लिए केवल दोहन की वस्तु न बने, उनका सदुपयोग हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में तारतम्य हो, उसको लेकर हम लोग हिमालय दिवस मना रहे हैं। क्योंकि हिमालय बचेगा तो सारी पृथ्वी बचेगी। सारी पृथ्वी के जल स्रोत हों, चाहे हमारे आज वनस्पति हो, सारी की सारी हिमालय से संबंध है। इसलिए हम लोग आज हिमालय दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हिमालय को बचाएंगे और इसके संरक्षण के लिए जो भी होगा वो सब करेंगे। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी, हमारे बेटे, हमारे बेटियां, हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, उत्तराखंड के लिए और देश के लिए पदक जीतें। इसलिए हमने इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया है। उत्तराखंड में खेल विभाग ने खिलाड़ियों को नई सौगात दी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के पुरस्कारों की धनराशि बढ़ा दी गई है। पुरस्कारों की धनराशि में 25% से 10 गुना तक की वृद्धि की गई है। प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में 2 करोड़ और ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। साथ ही खिलाड़ी की देय धनराशि की 50% धनराशि प्रशिक्षकों को दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में चयन के बाद खिलाड़ी को संबंधित प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए मानी धनराशि का 20% पहले ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिभाग या पदक जीतने पर मिलने वाली धनराशि में इसे समायोजित किया जाएगा। जब खेल पॉलिसी बनाई थी तो उस खेल पॉलिसी में यह व्यवस्था करी थी कि जो हमारे ओलंपिक में गोल्ड लेकर आएंगे, जो ओलंपिक में रजत लेके आएंगे अथवा कांस्य लेकर आएंगे, उनके लिए हम करोड़ों की जो धनराशि है, ओलंपिक गोल्ड लाने वाले को 2 करोड़ और जो रजत पदक लाएंगे उनको 1.5 करोड़, इस तरह से उसमें धनराशि अनुमन्य की गई थी। सभी स्तरों पर गोल्ड मेडल लेके आने या पार्टिसिपेट करने या कांस्य या रजत या कांस्य लाने पर एक साउंड धनराशि की आवश्यकता थी, जो कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी, खेल के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी, समय की भी मांग थी। और अब समय इतना बदल चुका है कि अब शिक्षा जितना जरूरी है उतना ही खेल भी जरूरी हो गया है। उत्तराखंड में एनएसयूआई ने भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया कृषि के नाम पर स्थानीय रहवासियों से जमीनें खरीद लेते हैं और उसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इसका मुख्य हमारी कारण है कि जिस प्रकार से प्रदेश में कृषि भूमि को बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से आने वाले भूमाफिया कृषि के नाम पर खरीद रहे हैं और उसमें फिर अवैध रूप से उसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताजा प्रकरण रामनगर का आया है, जहां पर एक व्यापारी ने एक किसान से
5 एकड़ भूमि कृषि कार्य के लिए खरीदी और उसके बाद उसमें बिना किसी कानूनी कार्रवाई के प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। जब स्थानीय लोगों ने इस पर शिकायत की तो उसके बाद प्रशासन ने जाकर उस भूमि को बिक्री करने से रोक लगा दी और उसको अपने कब्जे में लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लोहाघाट पहुंचे, जहां वे रामलीला मैदान में चल रहे गणेश महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने गौ भागवत कथा का संज्ञान लेते हुए लोगों से कहा कि आज हम लोग घरों में कुत्ते तो पाल लेते हैं, पर एक गौ माता को नहीं पालते हैं, और जो लोग पालते हैं उनमें से अधिकतर लोग गौ माता के बूढ़े होने या बीमार होने पर उन्हें बाजारों या जंगलों में छोड़ देते हैं, जो काफी गंभीर मामला है और इसे हमारे हिंदू धर्म में घोर पाप माना गया है। लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। गौ माता का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है, जहां हमारे धार्मिक कार्य जीने से लेकर मरने तक बिना गौमूत्र के पूरे नहीं होते, बिना गाय के दूध के पूरे नहीं होते, बिना उसके बने हुए दही के पूरे नहीं होते। वहीं आज जो गौमूत्र है उससे कई प्रकार की मेडिसिन बन रही है। जो बड़े असाध्य लोग हैं जिनका इलाज कहीं नहीं हो रहा है, उस गौमूत्र से हो रहे हैं, उस पर रिसर्च की जा रही है। और आज गौवंश को बचाने की आवश्यकता है। एक जनसेवक होने के नाते और सरकार का एक अंग होने के नाते मैंने इनको आश्वस्त किया है। उसके लिए सरकार की तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। हल्द्वानी में स्थित कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स बेलगाम होते जा रहे हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर्स की हकीकत तब सामने आई जब करंट से झुलसे बच्चे का इलाज कराने परिजन पहुंचे, तो वहां पर मौजूद पत्रकारों पर डॉक्टर्स झुंड बनाकर हमलावर हो गए। इधर मामले में अस्पताल के पीआरओ आलोक उप्रेती का कहना है कि पत्रकारों को खबर कवर करने से पहले अस्पताल प्रबंधन को बताना चाहिए। अब देखना होगा कि मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। का जो पेशेंट का इनपुट है बहुत ज़्यादा है और हमारे जो डॉक्टर्स की जो संख्या है बहुत कम है। एक तो ऑलरेडी वो इतने ओवरलोडेड ओवर स्ट्रेस काम कर रहे होता है, पेशेंट इतने ज़्यादा है, तो हो सकता है इस तरह से हल्का हल्का कभी इस तरह से हो जाए। मगर हमारी डॉक्टर की कोशिश ये रहता है कि पेशेंट को सही ढंग से केयर करे और जो भी पत्रकार या जो भी है उनसे व्यवहार सही ढंग करने की कोशिश करते ही है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर से बात करके जो भी चीज़ें जो भी घटना जो आप बता रहे हो वो मैं सही ढंग से छानबीन करके उनको समझाने की कोशिश करूँगा। सितारगंज के ग्राम कड़गरी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये लोग अपने बाग में जा रहे थे, खड़ी गाड़ी में कार पीछे से आके टक्कर लग गई। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बहुत गरीब और निर्धन व्यक्ति है। रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सिर में चोट ज्यादा गहरी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जिसमें से एक व्यक्ति शरीर फेमस जो था वो मृत आया था, ब्रॉडडेड था, और जिसके मृत्यु के दौरान शायद हेड इंजरी बताया जा रहा है। और बाकी जो 2 पेशेंट हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कोटद्वार में नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर है, जिससे पूरे शहर में कूड़ा बिखरा पड़ा है। स्थानीय और राहगीर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि नगर निगम के 182 सफाई कर्मचारियों को संविदा से हटाकर आउटसोर्स में डाला जा रहा है, जिसका सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने तक अपने काम का बहिष्कार करने पर डटे हुए हैं। हमने अपनी रूपरेखा में कल अल्टीमेटम में नगराज जी को 5-6 बिंदु हैं वो हमने दे दिए हैं। उन बिंदुओं पे ही हमारी मांग है। 5 महीने से हमारी भी पक्कों की भी मांग चलती आ रही थी। अभी तक नगराज जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही ध्यान दिया कि समिति वालों को आउटसोर्सिंग में डालना है।
ठेका प्रथा में डालना है। 0% पर ठेका है और बनी मनमानी ले कर रहा है, जिससे चाहे उतने पैसे काट के वो उन्हें तनख्वाह दे रहा है। 15,000 रुपये दे जो मान्य दिए मुख्यमंत्री ने करा है, हमारे कर्मचारियों को 15,000 नहीं मिल रहे, उसमें से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये इस तरह से मिल रहे हैं। तो बताइए 12,000 रुपये में अपने बच्चे पाल लेंगे या पढ़ाई कर लेंगे? नगर आईजी उन्हें सीधा सीधा और ठेकेदारी प्रथा में डालना चाहते हैं, चाहे वो 180-82 हो या पिछली वाली भी हो, जो जिन्होंने 15-15, 20-20 साल हो गए उन्हें भी वे ठेका प्रथा में डालना चाह रहे हैं। बाजपुर में नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्राम चकरपुर के ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पुलिया के समीप कच्ची शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही है। वहीं लोग मौके पर नशीले पदार्थों का सेवन कर गाली गलौज और अभद्रता करते हैं, जिससे गांव की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तराखंड में इन दिनों नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक गाना खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गायक डॉक्टर अजय ढोंडियाल ने जांच के परिणाम का इंतजार करने का संदेश दिया है। वायरल गाने में जनता से अपने चुने मुखिया पर भरोसा रखने और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का मौका देने की अपील की गई है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की लगभग 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। इस संपत्ति में कई ऐसी संपत्ति भी हैं जिस पर अवैध कब्जे हो रखे हैं और इन कब्जों पर अब वक्फ बोर्ड काफी सख्त नजर आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि जल्द ही अवैध संपत्तियों को गिराने का काम धामी सरकार करेगी, क्योंकि ये संपत्तियां अल्पसंख्यक समाज के उन गरीब बच्चों की है जिनका भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो उसके खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं कि 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हैं और वो गरीब बच्चों का अधिकार है। उसमें बहुत ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे और बहुत ताकत के साथ जितना अवैध अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे हुआ है उसे हटाने का काम करेंगे और अब धामी का बुलडोजर आपको उत्तराखंड में भी नजर आने वाला। और अब खबर लक्सर से है, जहां नारसन के उपखंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अब जिले के पुलिस कप्तान और क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक ने संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो को उन्होंने सिरे से खारिज किया है और कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार की भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अफवाहें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही हैं कि कतिपय गिरोह गांव में सक्रिय हैं जो कि मानव अंग की तस्करी और बच्चे चुराने से संबंधित हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा ऐसे किसी भी अफवाह के बहकावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें जो भविष्य में उनको किसी कानूनी परेशानी में डाले या उनके खिलाफ किसी प्रकार की मुकदमेबाजी को पैदा करे। साथ ही साथ इन अफवाहों को फैलाने वाले तत्वों से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें। पुलिस की सोशल मीडिया सेल और पुलिस लगातार उन पर नजर रखे हुए है कि सब बच्चे चोरी हो रहे हैं और ये हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, न थाने में इस संबंध में कोई सूचना है, न थाने को संबंध में कोई अभियोग दर्ज हुआ है। यदि इस संबंध में कोई अभियोग प्राथमिक पत्र आता भी है तो तुरंत अभियोग दर्ज किया जाएगा और जो सोशल मीडिया में ये समझ फैला रहे हैं इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से ये कहना है कि इस पर अफवाह पर ध्यान न दें, सब खाली अफवाह है। ऐसा कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई बच्चा नहीं गायब हुआ, ना ही कोई बच्चा उठ रहा है, ना कोई इस तरह का कोई अभियोग दर्ज हुआ है। अब इसमें सब लोग मैं भी आप मीडिया के माध्यम से भी सब लोगों से समझाना कहना चाहता हूँ कि इसमें अफवाह है, अफवाह पर ध्यान। पर्यटन नगरी मसूरी में युवाओं के नशे के शिकार होने के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार इसे लेकर युवाओं को जागरूक करने में लगी हुई है। बावजूद इसके नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मसूरी कोतवाल दिग्पाल सिंह कोहली ने शहर के दवा विक्रेताओं के साथ बैठक की और सभी दवा विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न बेचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है।
उन्होंने एक बड़े शॉर्ट टाइम में हमें पूरे केमिस्ट एसोसिएशन को बुलाया गया यहाँ पे, और कुछ कारणवश हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पे शहर से बाहर गए हुए थे, तो जितना हो सके हमारे काफ़ी केमिस्ट यहाँ पे डीएस नेगी जी से मिले, डीएस कोहली जी से और नेगी जी से। उन्होंने बताया कि मैं महाअभियान चला रहा हूँ नशे के ख़िलाफ़, जो कि आज मसूरी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर छोटे अंडर 18 बच्चों में। तो उन्होंने बताया कि पेन किलर्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी नहीं देने। हम एश्योरेंस देते हैं कि केमिस्ट की तरफ से इस तरह की कोई भी घटना मसूरी में नहीं होगी, ना पहले भी कभी इस तरह की हुई है। अगर कोई कंप्लेन आती है तो हमारी एसोसिएशन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। आज हमने कुल मिला के 4 मीटिंग ली हैं। सुबह सबसे पहले हमने टैक्सी यूनियन, उसके बाद सभासद आए और 2 व्हीलर वाले आए, और ये चौथी मीटिंग मेडिकल की थी। यातायात व्यवस्था के अलावा हमने कुल मिला के सबसे बड़ी बात जो है समस्या मुझे नज़र आ रही है, जो देहरादून या कह लीजिए उत्तराखंड, सबसे बड़ी जो ये सूखा नशा नारकोटिक्स, बच्चे लगातार इसमें बर्बाद हो रहे हैं, और ये पुलिस इसमें कितना काम कर सकती है जब तक कि जनता खुद साथ ना दे। तो मेरा आह्वान है सबसे कि आइए हमारा साथ दीजिए, इस नशे को ख़त्म करना है, भविष्य बर्बाद हो रहा है हिंदुस्तान का। उत्तराखंड में विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के दौरान इतिहास में पहली बार 126 दिन में 11 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि साल 2019 में 10 लाख यात्री 6 माह के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे। अभी भी 1.5 माह की यात्रा शेष बची हुई है, और ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि 2 वर्षों तक कोरोना महामारी के कारण यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इस बार यात्रा विधिवत संचालित हो रही है। 2020-21 में कोविड की वजह से जो यात्रा प्रभावित थी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यात्री आएंगे, और अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है, और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुँच कर चुकी है। और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग्स है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या अभी और बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारियां दुरुस्त की हैं। लगातार हमारी जो ट्रैक मार्ग की रिपेयरिंग है, रेलिंग्स हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि यात्रा सुगम और सुचारू रहे। भू कानून बनाने को लेकर गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर सरकार जल्द कुछ फैसला लेगी। समिति सदस्य राजेंद्र अजय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सुझाव मांगे गए तब कांग्रेस के लोग कहां थे, उन्होंने क्यों अपने सुझाव नहीं दिए। आगे कहा कि अगर कांग्रेस भू कानून को लेकर गरीब है तो वह अभी भी एक मॉडल ड्राफ्ट बनाकर सरकार को दे सकती है। देखिए, समिति की जो संस्तुतियां हैं वो प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, और उस पर गहन चर्चा भी हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का भू कानून को लेकर के संवेदनशील रवैया रहा है, और उसी अनुरूप उन्होंने समिति भी गठित करी थी, और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कुछ न कुछ उचित निर्णय लेगी। देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और वहीं मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 50% ऋषिकेश से सामने आया है, जिसे देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए मेयर अनीता ममगाई ने मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मलिन बस्तियों में डेंगू लार्वा को नष्ट करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। किया जा रहा है, पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि अपने घरों में, कूलर में और फ्रिज के पीछे जो डिफ्रॉस्ट ट्रे होती है उसमें, और गमलों के नीचे जो प्लेट लगी रहती है पानी में बिखरे नहीं करके, उनमें मच्छर न पनपने दें। उनका पानी हफ्ते में 2 बार साफ करें, और उसके अलावा यदि परिवार में किसी को बुखार है तो उसकी त्वरित जांच निःशुल्क, जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल में होती है, यहाँ एसपीएस हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच होती है, एलाइजा जांच है, वो कराएं। किसी प्राइवेट लैब में न जाएं, सीधे वहाँ जांच कराएं। अगर डेंगू निकलता तो वहाँ
डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही दवा लें। कल ही अपने अधिकारियों को निर्देशित करा कि इसमें हमको एक ज्वाइंट बैठक, क्योंकि मेरा अनुभव भी है, हमने इसमें 2019 में जब डेंगू बहुत बड़े स्तर से फैल गया था, तो 2020 और 21 में हमने इसमें पूरी तरह से संयुक्त रूप से, जिसमें कि हमारे सरकारी अस्पताल के पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम, जिला जो मलेरिया और डेंगू नियंत्रण के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी टीम, साथ में नगर निगम की टीम, जन जागरूकता के लिए आशा वर्करों को साथ में लेना, सभी को हमने इसमें साथ में लेके ताकि हम एक साथ डेंगू पे वार कर सकें। और हमने आज ये निर्णय लिया कि हम शाम के टाइम पे, जब आज से ही वहाँ पे डेंगू के लिए फॉगिंग हो, मेलाथिन हो, ब्लीचिंग हो, चाहे हमारा जो भी उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, एक साथ एक बृहद स्तर पे एक साथ करेंगे, ताकि उसमें संक्रमित जो भी कीटाणु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह न जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।